पाएंगे, बंद है। हेलो हेलो। हाँ बेटा, आप बताओ सब सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ, अब वॉइस आ जाएगी। यस, कंटिन्यू करते हैं, चलो। तो आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मान के चलो, ठीक है? क्योंकि आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी रहती है, ठीक है? तो आज समझना होगा अच्छे से, और बहुत कंसेप्चुअल भी है। कंसेप्चुअल का मतलब है टोटल मैकेनिज्म बेस्ड है, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टोटली मैकेनिज्म बेस्ड है, तो समझना अच्छे से, है ना? तो आज का टारगेट क्या है? ऊजेनेसिस। और ऊजेनेसिस टोटली बेस्ड है मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी एक की बात है, ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो। तो हम ऐसे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाएंगे और ऐसे भी पढ़ाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम बेसिक, कल बता दिया था आपको, यहां तक हमने आपको बता दिया था, पूरा रिवीजन नहीं कराएंगे। हमने आपको बोला भी था, तो कल हमने पूरा स्टार्टिंग से लेके 3 लेक्चर का पूरा रिवाइज करा दिया था, ठीक है? तब हमने 4th लेक्चर स्टार्ट किया था। तो आज 5th लेक्चर है, जिसमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कंसेप्चुअल समझना है, ठीक है? कंसेप्चुअल मैंने बताया था कि जो ऊजेनेसिस, या कह सकते हो फॉलिक्यूलोजेनेसिस, क्योंकि ओवा यानी एग कहां होता है? एक फॉलिकल के अंदर होता है। फॉलिकल के अंदर क्यों होता है? क्योंकि ओवा कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। क्यों नहीं आता? आप जानते हो, हैप्लॉइड सेल अगर ब्लड के कांटेक्ट में आएगी तो क्या हो जाएगा? इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पोनेंट सेल उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है? तो इम्यून सेल के कांटेक्ट में डायरेक्टली नहीं आना है, इसीलिए ब्लड ब्लड ओवा बैरियर होते हैं। बैरियर कौन होते हैं? फॉलिकल, पैकेट्स, थैलियां, जिनके अंदर होता है ओवा। ये फॉलिकल्स क्या काम करते हैं? नरिशमेंट ब्लड से लेते हैं और ओवा को प्रोवाइड कराते हैं। यानी ब्लड और ओवा, अंदर ओवा है, ब्लड और ओवा के बीच के बैरियर कौन है? ये फॉलिकल्स हैं। क्लियर है बिल्कुल? तो कल मैंने बेसिक बेसिक बातें आपको बता दी थी। क्या क्या बोला था कल मैंने आपसे? भाई ये सब क्या है? ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है? फिर हमने बात किसी की थी? सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल। ये सारे फॉलिकल एक हार्मोन रिलीज करते हैं। कौन सा हार्मोन? एस्ट्रोजन। ये कल हमने आपको बता दिया था, ये कल बता दिया था आपको, ठीक है? फाइनली यहां क्या हो रहा है? यहां हो रहा है ओव्यूलेशन, ठीक है? अच्छा, फॉलिकल का डेवलपमेंट किस हार्मोन के इफेक्ट से होता है? एफ एस एच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस करता है। ओव्यूलेशन किसकी वजह से? एल एच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एल एच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है, ठीक है? ये कल हमने बता दिया था। इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है, और जो रिलीज करता है क्या? ये रिलीज करता है प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, एटसेट्रा, ठीक है? और फाइनली ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस, ये डीजेनरेट होकर के कॉर्पस एल्बाइकेंस। ये सारी की सारी मैंने फॉलिक्यूलर स्टेज आपको कल बताए थे, एक मैंने ओवरव्यू करा दिया है। इनहिबिन, कॉर्पस। साउंड बताओ, साउंड प्रॉपर है या नहीं? साउंड परफेक्ट है तो आग लगा दो। कई बच्चे लो साउंड बोल रहे हैं इसलिए।
साउंड परफेक्ट है तो एक बार आग लगा दो, बस इंडिकेट कर दो साउंड परफेक्ट है या नहीं। हाँ वाइट बॉडी, अभी आ रहा हूं। साउंड परफेक्ट है या नहीं, सही से सुन पा रहे हो या नहीं। आग लगनी चाहिए अगर साउंड परफेक्ट है तो। ठीक है, थोड़ा सा तेज कर देना जितना हो सकता है। उससे भी हाँ तेज हो जाता है उससे। हाँ? ओके ओके चलो ठीक है, अब बताओ अब साउंड कैसी है। अब परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, आपकी आग बता रही है परफेक्ट है। लो वॉइस क्यों लिख रहे हो बीच बीच में। यार साउंड परफेक्ट है, ठीक है, मान के चल रहे हैं। आप एक बार सुन के देखना ना। तो ये सारी क्या है बेटा, फॉलिकुलर स्टेज है, फॉलिकुलर, और अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स। तो ब्लड और ओवा, अच्छा ओवा कहां होते हैं, ओवा मतलब एग, इनके अंदर ये दिख रहा है ना, ये कलर दिखा देता हूं मैं आपको। ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। ये सारे क्या हैं, ओवा। ओवा, तो ओवा इन फॉलिकल के अंदर होते हैं, इसलिए ओवा और ब्लड के जो बैरियर होते हैं वो होते हैं फॉलिकल्स। इसीलिए यहां पर हम टर्म यूज करते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस, यानी फॉलिकल का डेवलपमेंट, और साथ साथ में भाई oogenesis, ओवा का डेवलपमेंट भी हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम समझेंगे सबसे पहले व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट बॉडी, कल मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, ल्यूटियम मतलब येलो, येलो कलर के पिगमेंट का डिपोजिशन हो जाता है, जिसकी वजह से इसको टर्म यूज करते हैं ल्यूटियम, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ल्यूटिन प्रोटीन। ठीक है, तो अब इसको डिटेल्ड में लेके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिल्कुल इनिशियल, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ इनका नंबर कितना था, अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितना रह जाता है, ये क्वेश्चन आते हैं 60 to 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये दोनों पे क्वेश्चन आते हैं। भाई मिड में क्या हो गया, मिड में क्या हो गया, डी जनरेशन, यानी इतने टाइम में बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक क्या चल रहा है, डी जनरेशन ऑफ फॉलिकल्स। इसको क्या बोलते हैं, एट्रेसिया, एट्रेसिया, डी जनरेशन ऑफ फॉलिकल, एट्रेसिया। ठीक है, बात कर रहा हूं प्राइमरी फॉलिकल की, नंबर समझ में आ गया। अब इनके फीचर्स क्या है, प्राइमरी फॉलिकल के फीचर्स। तो अगर मैं प्राइमरी फॉलिकल की बात करता हूं, स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएंगे आपको, बिल्कुल एकदम एक एक चीज एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलूंगा, नहीं कुछ इसके बाद बचेगा ही नहीं। अगर प्राइमरी फॉलिकल की बात करते हैं तो ये प्राइमरी फॉलिकल है। इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर एक oocyte होगा, एक oocyte होगा।
सिंगल ऊसाइट होगा, चारों तरफ कुछ सेल्स होंगे, इनको ग्रेन्यूलोसा सेल्स बोलते हैं, ग्रेन्यूलोसा सेल्स। और अंदर हैप्लॉइड कंडीशन होगी, डिप्लॉइड, भाई डिप्लॉइड कंडीशन है, अभी तो डिप्लॉइड है, 2n है, ये है प्राइमरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल में क्या दिख रहे हैं आपको, ग्रेन्यूलोसा सेल, अंदर क्या दिख रहा है, प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आ गया, तो यहां पर क्या होगा, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल्स, यही वो सेल्स हैं जो पूरे के पूरे चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यही सेल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करते हैं, यही सेल आगे जाकर के एंट्रम या अदर फॉलिक्यूलर स्टेजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। सर प्राइमोडल फॉलिकल, प्राइमोडल फॉलिकल बेटा कब होते हैं, जब ये जर्म सेल योक सैक में होते हैं, वहां से माइग्रेट करके ये टेस्टिस और ओवरी में आते हैं, तब ये कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी ऊसाइट, सॉरी तब ये कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया या ऊगोनिया के अंदर। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात थी, प्राइमोडल जर्म सेल्स हम यूज करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में, पर अभी हम टर्म यूज वो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम यहां पर फॉलिक्यूलर स्टेज बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइमोडल जर्म सेल्स इज अ टाइप्स ऑफ स्टेम सेल, ठीक है। चलो तो हम तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और ग्राफिन फॉलिकल में डिफरेंस बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो पर हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि एट द टाइम ऑफ बर्थ प्राइमरी फॉलिकल टर्म यूज करेंगे, ठीक है, ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्राइमोडल जर्म सेल्स इज अ टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स, ठीक है। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 मिलियन थे, इनका डीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है, जन्म लेते ही ये टूटना चालू कर देते हैं। और कब तक टूटते हैं, 50 साल की वो, ठीक है, वो कन्वर्ट ना हो जाए फीमेल, ठीक है, तब तक टूटते रहते हैं और 50 साल तक पहुंचते पहुंचते सारे ही खत्म हो जाते हैं। इसी को बोलते हैं कंप्लीट एट्रेसिया, खत्म हो गई ओवरी के अंदर सारे के सारे फॉलिकल्स, इसीलिए एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है, इसी स्टेज को बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। चलो एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, समझ में आ गया, इस पर क्वेश्चन भी आता है। अब क्या पहचान है प्राइमरी फॉलिकल की, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी फॉलिकल। आप बोलोगे अगर फॉलिकल में ग्रेन्यूलोसा की सिर्फ एक ही लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा सेल, तो भाई प्राइमरी फॉलिकल होगा। समझ रहे हो ना मेरी बात, ठीक है, समझ में आ गई आपके। इसके अलावा अगर मैं ऊसाइट की बात करूं, प्राइमरी फॉलिकल में ऊसाइट की बात करें, ऊसाइट ऊसाइट कैसे ऊसाइट होगा, प्राइमरी ऊसाइट होगा, प्राइमरी ऊसाइट होगा, जिसमें क्या होगी, मियोसिस अरेस्ट होगी। कहां अरेस्ट होगी, इन प्रोफेस फास्ट। तो जितने भी फीमेल के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं उनमें मियोसिस अरेस्ट रहती है। कहां अरेस्ट रहती है, प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट रहती है। कहां पर अरेस्ट रहती है, प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट रहती है, ठीक है, जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आए। जब प्यूबर्टी आती है तब एफएसएच के इंडक्शन से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है, और जो भी फॉलिकल इस साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें रुकी हुई मियोसिस कंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल समझ में आ गए। प्राइमरी फॉलिकल एट द टाइम ऑफ बर्थ कितने होते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी कितने होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल होती है इनके अंदर, ऊसाइड प्राइमरी ऊसाइड होता है, हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, प्राइमरी ऊसाइड डिप्लॉइड होता है। क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे इसके अंदर, क्रोमोसोम नंबर समझ गए होंगे, 44 प्लस एक्स एंड वाई होंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी मियोसिस नहीं हुई। क्योंकि मियोसिस क्या होती है, अरेस्ट होती है, रुकी हुई होती है। कहां रुकी हुई होती है, प्रोफेस फर्स्ट में, जन्म लेने से पहले ही प्रोफेस फर्स्ट में अरेस्ट है और इंतजार कर रही है उस दिन का जब ये मियोसिस आगे बढ़ेगी। तो आगे कब बढ़ेगी ये मियोसिस, जब प्यूबर्टी आएगी। क्या सारे एग में एक साथ बढ़ेगी, नो, उन एग में बढ़ेगी। अच्छा सॉरी एक्स वाई लिख दिया मैंने, ओके, मेल के केस में।
एक्स एक्स, ठीक है, बिल्कुल एक्स एक्स। फीमेल के केस में ओवा एक्स एक्स, मेल के केस में स्पर्म एक्स और वाई, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, यही डिफरेंशिएशन है सेक्स क्रोमोसोम का। वापस आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ। तो ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, मियोसिस अरेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट में, ये ध्यान रखना है। डिप्लॉयड कंडीशन होगी प्राइमरी ऊसाइड में, 44 प्लस एक्स एक्स मीन टोटल 46 क्रोमोसोम होंगे, अभी डिप्लॉयड कंडीशन है, ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्टेज थी प्राइमरी फॉलिकल। अब प्राइमरी फॉलिकल आगे बढ़ेगा, किसमें बढ़ेगा, सेकेंडरी फॉलिकल। कब बढ़ेगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल था प्राइमरी जो फॉलिकल्स थे वो कन्वर्ट होंगे सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर। नंबर 2, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर कौन कन्वर्ट करेगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एफएसएच। एफएसएच की हेल्प से प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होंगे एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी का टाइम आएगा तब पिट्यूटरी से एफएसएच निकलेगा जो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट करेगा। चलो भाई सेकेंडरी फॉलिकल देख लेते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल में क्या चेंज होगा, देखो डायग्रामेटिकली बताता हूं। सेकेंडरी फॉलिकल में ग्रेन्युलोसा की एक नहीं कई लेयर होंगे, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर्स होंगे ग्रेन्युलोसा के, ठीक है। साथ में एक थीका लेयर भी बन जाएगी। अब सही है। यहां पर क्या है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल की कई लेयर बन चुकी है ग्रेन्युलोसा सेल की, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। समझ गए, ठीक है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। तो यहां पर क्या है, थीका है, क्या है थीका समझाता हूं, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, अंदर अभी भी सेकेंडरी ऊसाइड में डिप्लॉयड ही कंडीशन है। ऊसाइड कैसा होगा अभी भी, सॉरी प्राइमरी ऊसाइड ही होगा, प्राइमरी, प्राइमरी ऊसाइड। स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया सेकेंडरी फॉलिकल का, ठीक है। यहां छोटी छोटी कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है, वो मैं दिखा देता हूं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम टर्शरी में बहुत स्पष्ट दिखती है, छोटी छोटी बनना स्टार्ट हुई हैं अभी, ये फ्यूज होकर के स्पष्ट दिखेंगी टर्शरी फॉलिकल में, पर बनना स्टार्ट हो गए। स्मॉल फ्लूइड फिल्ड कैविटी बनना स्टार्ट हो गई ये, अच्छा कलर अलग दिखाएं इसको। कैविटीज बनने स्टार्ट हो गए हैं, पर अभी कैविटी टर्म यूज नहीं करेंगे, वो आगे दिखेंगे। टर्शरी फॉलिकल में स्पष्ट दिखते हैं एकदम, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम दिखाई देते हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया ही है। अच्छा ऐसे, ठीक है, आगे लेके चलता हूँ पहले इसको मैं। फीचर्स क्या क्या है सेकेंडरी फॉलिकल, जरा बताओ।
पहला फीचर तो आपको नजर आएगा यहां पर, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, पहचान। और क्या है यहां पर, आप बोलोगे फॉर्मेशन ऑफ थीका, फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर, थीका लेयर। और थीका लेयर क्या करती है, ये रिलीज करती है, रिलीज एस्ट्रोजन। ग्रेन्युलोसा सेल भी रिलीज करते हैं, रिलीज एस्ट्रोजन, ये भी एस्ट्रोजन ही रिलीज करते हैं। और थीका लेयर कुछ ज्यादा एस्ट्रोजन रिलीज करती है, क्योंकि ये ग्रेन्युलोसा सेल का ही मॉडिफिकेशन है थीका लेयर। चलो भाई ठीक है। अगर ऊसाइट की बात करते हैं, ऊसाइट अभी भी यहां प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट ही है, बट यहां अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। किसके इफेक्ट से स्टार्ट हो रही है, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इफेक्ट से इन फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है और रुकी हुई अरेस्टेड मियोसिस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अरेस्टेड मियोसिस कंटिन्यू स्टार्ट हो जाती है। समझ नहीं आ रहा, शॉर्ट टेस्ट का पढ़े हैं या मैं समझाऊंगा, टेंशन मत करो, समझा दूंगा टेस्ट को किस तरीके से आपको हैंडल करना है और करंट सिलेबस को ओल्ड सिलेबस के साथ कैसे हैंडल करना है। ठीक है, पूरा मैं पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा आपको, टेंशन मत करना। पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा। ठीक है, नोट्स पे मत जाओ, देखो मेरा एक ही है। अगर आप मुझसे कहोगे कि सर एक सिंगल लेक्चर में भी आप चीजें करा दो, मैं सिंगल लेक्चर में भी उतना ही कंटेंट दूंगा। ठीक है, आप कहोगे सर डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, मैं 5 मिनट में अभी बहुत कुछ करा देता हूं। ठीक है, अगर रिवीजन की बात कहोगे तो देखा होगा अभी मैंने 10 मिनट के अंदर भी कल सारा रिवीजन करा दिया था, 3-4 लेक्चर का। ठीक, 3 लेक्चर का। तो वो तो डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। मैं तो कंटेंट पूरा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि नीट में एक सिंगल क्वेश्चन छोड़ के ना हो आप। ठीक है, तो उसी पर काम कर रहा हूं मैं, सिंगल क्वेश्चन ना छूटे आपका बस। और कंसेप्चुअल ऐसे सेट कंसेप्ट हो कि आप ड्यूरिंग एमबीबीएस भी, पीजी के अंदर आप बहुत हेल्प ले पाओ उसकी। ठीक है, बेस आपका मजबूत हो जाए जिससे कि आप बड़ी अच्छी अच्छी किताबों को बिल्डअप कर पाओ अपने ब्रेन के अंदर। तो दोनों ही मैं लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है आपका कंसेप्चुअल, इसलिए मैं कंसेप्चुअल सेट करने की कोशिश कर रहा हूं। नहीं तो जूलॉजी में लोग कंसेप्ट कहां सेट करते थे हमारे जमाने में, बस नोट्स भरवा देते थे, कुछ मतलब ही नहीं था। ठीक है, तो बहुत मैंने कोशिश की है कंसेप्चुअल सेट करने की, जिससे कि आगे की लाइफ में आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, तो थोड़ा सा यार समझो इस चीज को, वापस आओ। तो प्राइमरी फॉलिकल समझ में आ गया होगा, कन्वर्ट हो रहे हैं सेकेंडरी फॉलिकल, कौन कर रहा है, एफएसएच। कहां से निकल रहा है, पिट्यूटरी से, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। मल्टीलेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल इसका इंडिकेशन है, फॉर्मेशन ऑफ थीका इसका इंडिकेशन है। और ऊसाइट अभी भी यहां पर प्राइमरी ऊसाइट ही है, जब तक डिप्लॉयड कंडीशन है प्राइमरी ऊसाइट है। प्राइमरी ऊसाइट डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड प्राइमरी ऊसाइट भी डिप्लॉयड होता है, सेम कंडीशन है। अंतर क्या होता है, यहां प्राइमरी ऊसाइट में, वहां प्राइमरी ऊसाइट के अंदर मियोसिस रुकी हुई थी, अरेस्टेड थी। अब यहां पर अरेस्टेड मियोसिस आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ जाती है, समझ रहे हो। पर अभी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि कंप्लीट हो जाने के बाद ही तो फर्स्ट पोलर बॉडी और हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा, पर अभी कंप्लीट नहीं हुई। अरेस्टेड मियोसिस क्या हो चुकी है, स्टार्ट हो जाती है यहां पर। ठीक है, किसके इफेक्ट से, एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सिंपल, ये हो गया सेकेंडरी फॉलिकल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एकदम क्लियर है। मार्क्स नॉट इंक्रीज, टेंशन मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक सही स्ट्रेटेजी देने की जिससे मार्क्स इंक्रीज हो, आप अपने, ठीक है, रिवीजन और करंट को बैलेंस कर पाओ। ठीक है,
मैंने पूरी रात आपके लिए पूरा एक फ्लो डायग्राम बनाया है, ठीक है। कोशिश करूंगा उस पूरे फ्लो डायग्राम को रिप्रेजेंट करने की कि किस तरीके से बैठ करके हम एक अच्छी तरीके से प्लानिंग की जाए इन, ठीक है। 19 डेज अप्रोक्सीमेटली है हमारे पास, तो उसका मैं पूरा बहुत बेहतरीन अल्टीमेट, ठीक है, तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा, जो आपको शायद कई हद तक, मैं हर बच्चे के लिए तो नहीं बोल रहा, कई बच्चे तो सिंसियरली अपना मेंटेन करके चल रहे हैं, पर जो बैलेंस नहीं कर पा रहे तो वो उसको फॉलो करेंगे तो मैं सच कह रहा हूं बैलेंस कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कुछ दूंगा तो प्रैक्टिकली होगा, हाइपोथेटिकली मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा, हवाबाजी नहीं होगी, ठीक है। हवाबाजी नहीं कर पाएंगे, जो एक्चुअल में हो सकता है इन 19 डेज में उस पर मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। एक्चुअल में हम मार्क्स इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, एक्चुअल में आज आपकी पोजीशन यहां है तो हम यहां कैसे लेकर के आ सकते हैं, ठीक है। क्या हम बेटर तरीके से कर सकते हैं, 12th के केस में क्या बेटर हो सकता है और ड्रॉपर के केस में क्या बेटर हो सकता है इन 19 डेज के अंदर, बेटर से भी बेटर। अगर सिलेक्शन छूट रहा है तो हम उसको पकड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, तो इन सब पर थोड़ा मैंने एक फ्लो डायग्राम बनाया है, ठीक है। उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, शायद आपकी काफी हेल्प मिल जाए, ठीक है, काफी हेल्प, क्योंकि बहुत जद्दोजहद करके वो चीजें समझी हैं कि क्या क्या चीज बच्चे को इस समय दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, दिक्कतें बता रहे हैं बच्चे, और मिलता भी हूं उनसे तो बताते भी हैं कि सर ये दिक्कत ये दिक्कत ये दिक्कत, ठीक है। पहले AITS में बच्चों के संग क्या ड्रॉबैक हुए जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेस्ड हो गए, तो सब कंक्लूजन निकाला है मैंने एक फ्लो डायग्राम के अंदर, ठीक है। हाँ, देंगे उसको भी, ठीक है। तो बात चल रही है मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्यूलोसा, फॉर्मेशन ऑफ थीका लेयर, ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, अरेस्टेड मियोसिस स्टार्ट हो जाती है। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट शाउट होना चाहिए। हाँ, मैं पूरी रिवीजन स्ट्रेटजी लेकर के समझाऊंगा, टेंशन मत करो। रिवीजन देन करंट, रिवीजन देन करंट, कैसे हम मैनेज करें इस चीज को, क्योंकि इस समय की दिक्कत आ रही है आपके पास 3 महीने है कि सर 11th का हम पूरा पढ़ चुके हैं, अब रिवाइज कैसे करें, ठीक है। तो वो मैं पूरा प्लानिंग कर ली है इसकी कि बहुत अच्छी तरीके से टाइम के साथ और करंट AITS टेस्ट सीरीज को ऐड करते हुए हम उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। टेंशन मत करो यार, तुम जो सोच रहे हो उतना मैं भी समझ पा रहा हूं कि तुम्हें इस समय क्या बेटर दे सकते हैं। तो यहां समझ पा रहे हो बेटा, तो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लियर हो गया। अब हम एंटर कर रहे हैं टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर। तो अब हमारी एंट्री होगी टर्शरी फॉलिकल के अंदर। टर्शरी फॉलिकल की अगर बात करते हैं, टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा भाई, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल तो बन ही चुके थे ना, मल्टी लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल बन चुके थे, थीका भी बन चुका था, पर थीका डिवाइड करता है थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के अंदर। हाँ, उस साइड में चेंज होगा, उस साइड में कुछ चेंज होगा, वो क्या चेंज होगा बताने वाला हूं मैं, ठीक है। उस साइड में चेंज होगा, थीका डिवाइड हो गया एक्सटर्ना और इंटरना में, थीका की भी 2 लेयर बन गए, फाइब्रस लेयर बन जाती है ऊपर। बिल्कुल एक एक स्टेप जो चेंजेस होते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। मैं गाइटन टॉटोरा इनकी बात नहीं कर रहा, थोड़ा सा वेरिएशन मिल जाएगा, पर मुझे अभी उस वेरिएशन को नहीं समझाना, मुझे सिर्फ NCERT की लाइन समझानी है। तो अभी मैं NCERT को ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। मेन प्रायोरिटी NCERT ही है, ठीक है। तो अभी यहां पर अंदर क्या थे, ग्रेन्युलोसा सेल, अंदर क्या है ग्रेन्युलोसा, पर ये ग्रेन्युलोसा सेल फ्यूज होकर के कैविटी बनाते हैं, फ्लूइड फिल्ड कैविटी। इस फ्लूइड फिल्ड कैविटी को ही हम एंट्रम टर्म यूज करते हैं। एंट्रम बनना तो सेकेंडरी से ही स्टार्ट हो जाता है, पर इसको सही मायने में रिप्रेजेंट करते हैं टर्शरी फॉलिकल के अंदर। प्रॉपर तरीके से सिंगल कैविटी जो बनती है वो टर्शरी फॉलिकल में बनती है। ये बन गया टर्शरी फॉलिकल। हाँ, टर्शरी फॉलिकल जब फाइनल हो जाता है तो ये हेप्लॉइड कंडीशन में आ जाता है, हेप्लॉइड कंडीशन, और इसी के अंदर एक पोलर बॉडी और बन जाती है, एक पोलर बॉडी और बन जाती है, समझना, एक पोलर बॉडी और इसके अंदर बन जाती है, इसके अंदर ही बन जाती है। पोलर बॉडी बन चुकी है इसके अंदर और एक ये भी बन चुका है,
यानी मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो टर्शरी फॉलिकल की बात चल रही है, ये थीका एक्सटर्ना है, थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली क्या है, थीका इंटरना। चलो ठीक है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, क्या बोलते हैं फ्लूइड फिल्ड कैविटी को, एंट्रम, एंट्रम बन चुका है यहां पर, ठीक है। ये अब इसके लिए टर्म यूज, अच्छा कलर व्हाइट ही हो रहा है, इसके लिए टर्म यूज करेंगे सेकेंडरी ऊसाइड। अब तक प्राइमरी ऊसाइड टर्म यूज कर रहे थे, सेकेंडरी ऊसाइड और फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी ऊसाइड और फर्स्ट पोलर बॉडी। भाई ये फॉर्मेशन हो चुका, ये एंट्रम बन चुका है, एंट्रम फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम बन चुका है। ये हो गया आपका टर्शरी फॉलिकल। तो टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या बना, टर्शरी फॉलिकल में क्या क्या बना, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम स्पष्ट दिखने लगता है, ठीक है, एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो जाती है, और जो मियोसिस चल रही थी वो मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये है टर्शरी फॉलिकल, ठीक है। तो टर्शरी फॉलिकल में सारे पॉइंट्स लिख दो, टर्शरी फॉलिकल के सारे फॉलिकल के एकदम डिफरेंस आपको याद रहेंगे, बिल्कुल कंसेप्चुअल। जैसे सबसे पहले मल्टीलेयर तो आप बाद में लिखोगे नहीं, यहां पे क्या होगा, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, फ्लूइड फिल्ड फिल्ड कैविटी, कौन सी कैविटी होगी, एंट्रम, हमने लिख दिया है फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, हाँ ठीक है। फिर इसके अलावा और क्या देखने को मिल रहा है यहां पर, एंट्रम के अलावा थीका, थीका, थीका लेयर डिवाइड हो गई एक्सटर्ना के अंदर और इंटरना के अंदर। एक्स्ट्रा कर दिया, एक्सटर्ना, इंटरना, इधर, हाँ एक्सटर्ना इंटरना, ठीक है। अब थीका के अलावा और क्या फॉर्मेशन हुआ, फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम, थीका डिवाइड हो गया, हाँ ऊ साइड, ऊ साइड पर आ जाओ। ऊ साइड में क्या चेंज हो रहा है, अब यहां बनेगा सेकेंडरी ऊ साइड, सेकेंडरी ऊ साइड प्लस फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी। सेकेंडरी ऊसाइड हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, सेकेंडरी ऊसाइड हैप्लॉइड होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होती है। पोलर बॉडी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके पास साइटोप्लाज्म कम होता है, एक छोटे साइज की सेल बनती है, एक बड़े साइज की सेल बनती है, बस इतना ही अंतर होता है। क्रोमोसोम दोनों के पास बराबर होते हैं, ठीक है, 23 23 बराबर है, बस साइटोप्लाज्म ना होने की वजह से ये आगे जाकर के एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है, बस यही अंतर होता है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा और क्या होगा उस साइड में, सेकेंडरी साइड कैसे बनेगा, तो सबसे पहले यहां पर क्या होगा, उस साइड मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाते हैं, यहां पर मियोसिस फर्स्ट क्या होती है, कंप्लीट, कंप्लीट, कंप्लीट कैसे होगी भाई, सबसे पहले कौन सी स्टेज थी, प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड, प्राइमरी ऊसाइड में मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने से दो सेल बनेंगे, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने से जो कैसा था, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। अब इसमें दो सेल बनेंगे,
एक छोटी सी सेल बनेगी हैप्लॉइड, एक बड़ी सी सेल बनेगी हैप्लॉइड। छोटी सी सेल कौन होगी? ये होगी पोलर बॉडी, पोलर बॉडी। और बड़ी सी सेल क्या होगी? सेकेंडरी साइट, सेकेंडरी oocyte। तो ये समझ में आ गया कि मियोसिस फर्स्ट यहां कंप्लीट हो रही है, तो एक फर्स्ट पोलर बॉडी, छोटे साइज की सेल, और एक सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी oocyte ध्यान रखना है आपको, हैप्लॉइड होता है। प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड होता है। प्राइमरी oocyte कहां कहां देखने को मिलता है? प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल में भी होता है और सेकेंडरी फॉलिकल में भी होता है। सेकेंडरी oocyte ये टर्शरी फॉलिकल में भी होता है और ग्राफियन फॉलिकल में भी होता है। ठीक है, तो बिल्कुल एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और शायद आपके क्रिस्टल क्लियर हो भी रहा होगा। तो टर्शरी फॉलिकल भी क्लियर हो गया। अब टर्शरी फॉलिकल के बाद हम आते हैं ग्राफियन फॉलिकल। कुछ नहीं, टर्शरी फॉलिकल और मैच्योर हो जाता है, इसी को हम ग्राफियन फॉलिकल बोल देते हैं। नंबर 4 ग्राफियन फॉलिकल। क्या है ग्राफियन फॉलिकल? समझो मेरी बात, पहले डायग्रामेटिकली समझा दूं। दोनों चीजें इसलिए लेके चल रहा हूं, कुछ बच्चों को डायग्राम से अच्छे समझ में आता है तो उनके लिए डायग्राम भी हमने रिप्रेजेंट कर दिया, कुछ बच्चों को पॉइंट्स चाहिए तो पॉइंट्स में भी लिख दिया। ठीक है, यानी हर टाइप के ब्रेन को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि बल्क में बच्चे हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रेन्स हैं, तो कोशिश यही रहती है हमारे हर बच्चे को एकदम कंसेप्ट क्लियर हो, कैसे भी हो। ठीक है, और डायग्राम, फ्लो डायग्राम नो डाउट सबसे परफेक्ट वे है मेमोरी क्रिएट करने का। तो हाँ, पहले तो हम इसी की बात कर लें, ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, इस पर फोकस करेंगे। अब पोलर बॉडी बार बार नहीं दिखाऊंगा मैं ना, ये हो गया। नीचे एक सेल दिखा दो, क्यूमुलर हो। ग्रेन्यूलोसा सेल। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी एंट्रम का साइज पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इस बार मैंने पोलर बॉडी को रिप्रेजेंट नहीं किया, जरूरत नहीं है, वो अंदर ही होती है, बट यहां हम फोकस कर रहे हैं सेकेंडरी oocyte को। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, एक्सटर्नल भी हल्का सा दिखा दो, बस साइज बढ़ चुका है और कुछ भी नहीं, साइज बढ़ चुका है, यही मेन रिप्रेजेंटेशन है। एक चीज और दिखा सकते हो, एक लेयर और है, जोना पेल्यूसिडा, जो पहले नहीं थी अब बन चुकी है। हम्म, अब समझ में आएगा आपको अच्छे से। ये हो गया ग्राफिन फॉलिकल। तो सबसे पहले थीका लेयर तो है ही यहां पर। ठीक है, इंक्रीज साइज ऑफ एंट्रम, कोई डाउट नहीं होगा। यहां पर सेकेंडरी oocyte, ऊपर क्या है इसके, जोना पेल्यूसिडा। जेड पी
सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है, और ये एक सेल है, इसको बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। एक सेल है जो इस सेकेंडरी oocyte को ग्रेन्युलोसा सेल से होल्ड करके रखती है, अटैच करके रखती है बस। ठीक है, तो ये है एक आपका ग्राफिन फॉलिकल। तो ग्राफिन फॉलिकल के पॉइंट समझ में आ ही गए होंगे, जिनको ऐसे समझ में आ रहा है, नहीं तो हम पॉइंट्स भी लिख देते हैं। यहां साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या क्या है इसके, स्पेसिफिक कैरेक्टर के अंदर फॉर्मेशन ऑफ जोना पेल्यूसिडा। और क्या है इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ क्यूमुलस ओफोरस। ये दो नई चीजें बन गई, पहले नहीं थी, अब दिख रही हैं आपको यहां पर। ठीक है, और साथ में क्या दिख रहा है, अब देखो oocyte में क्या नया नजर आ रहा है। ठीक है, अब यहां जो मियोसिस थी, मियोसिस अगेन अरेस्ट, मियोसिस अगेन अरेस्ट। कहां अरेस्ट हो रही है, इन मियोसिस अगेन अरेस्ट हो रही है इन मेटाफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, बस यही अरेस्ट रहती है। जैसे मैं दिखा दूं आपको उस साइड का डायग्राम बना करके, ये oocyte है, oocyte में होगा क्या, ये क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन है। मेटाफेज में आप थोड़ा पढ़ चुके होगे मियोसिस, तो मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमेटिन इक्वेटर पर आ जाते हैं। ठीक है, और ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर इनको पुल करते हैं, पर ये यहां अरेस्ट हो गए, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों नहीं आगे मूवमेंट होगा, क्योंकि यहां एक खास टाइप की प्रोटीन आकर के इनको बांध लेती है। कौन सी प्रोटीन है, देखो ये होता है मेटाफेज में अरेस्ट करने वाली प्रोटीन, मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, जो इन क्रोमोसोम को बांध देता है। ये इनका डिसजंक्शन नहीं हो पाता। डिसजंक्शन का मतलब है ऊपर मूव करने चाहिए, ये नीचे मूव करना चाहिए, तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएगा, रुक गया। क्यों, क्योंकि यहां पर मेटाफेज एमपी प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एमपीसी प्रोटीन इनको बांध देती है। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जो सेकेंडरी जो oocyte है, यहां oocyte कौन सा oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte होगा। oocyte कौन सा होगा, यहां जो oocyte होगा सेकेंडरी oocyte होगा, सेकेंडरी oocyte। हैप्लॉइड होगा डिप्लॉइड, हैप्लॉइड होगा, जिसके अंदर मियोसिस क्या होगी, अरेस्ट होगी। मियोसिस अरेस्ट होगी, मियोसिस अगेन, पहले भी अरेस्ट थी, अब दोबारा अरेस्ट हो गई। कहां अरेस्ट हो गई, मेटाफेज सेकंड के अंदर। कहां पर अरेस्ट हो गई, मेटाफेज सेकंड में। और मेटाफेज सेकंड में आप जानते हो, मेटाफेज सेकंड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्रोमोसोम को इक्वेटर पर ही बांध देते हैं, इनका डिसजंक्शन नहीं होने देंगे। जब डिसजंक्शन नहीं होने देंगे तो वहां पर पड़ा रहेगा ऐसे ही। अब ये डिसजंक्शन कब होगा, जब स्पर्म इसके अंदर एंटर करेगा, तब ये मेटाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेक होंगे और तब डिसजंक्शन होगा, तब जाकर के ये, समझ रहे हो ना, दो सेलों में डिवाइड होगा, जिसमें अगेन एक पोलर बॉडी होगी और एक मैच्योर ओवा होगा, जो स्पर्म के संग फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। समझ रहे होगे मेरी बात। तो ये आगे की मैकेनिज्म है। तो मैंने चारों फॉलिकल में डिफरेंस बताया। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, यहां मियोसिस कितने बार अरेस्ट होती है, टोटल 2 टाइम। फर्स्ट टाइम जो मियोसिस अरेस्ट होती है प्रोफेज फर्स्ट में, जन्म से पहले ही हो जाती है। सेकेंड टाइम मियोसिस कब अरेस्ट होती है, सेकेंड टाइम मियोसिस तब अरेस्ट होती है जब प्यूबर्टी आती है और ये फॉलिकल आगे बढ़ते हैं और ओवा भी आगे बढ़ते हैं, तो इनकी मियोसिस रुक जाती है मेटाफेज सेकंड में।
पूरी लाइफ में कितने एग ऐसे होंगे जिनके अंदर मियोसिस कंप्लीट होगी? आप बता सकते हो क्या? पूरी लाइफ में कितने एग ऐसे होंगे जिसमें मियोसिस कंप्लीट होगी? उतने एग जिनका फर्टिलाइजेशन होगा, यानी स्पर्म की एंट्री होगी। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता किसी भी एग का, तो मियोसिस भी कंप्लीट नहीं होगी। समझ रहे हो? टोटल नंबर ऑफ एग, अरे ये तो स्टार्टिंग में तो मिलियंस होते हैं, प्यूबर्टी पे आके बता दिया पूरा मैंने, 60 to 80,000 रह जाते हैं। उसमें से मेंस्ट्रुअल साइकिल में कैसे पार्टिसिपेशन होता है वो सारी बात डिस्कस कर ही रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अभी। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको, पूरी लाइफ में उतने ही एग जितने फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हीं में मियोसिस कंप्लीट होगी, नहीं तो मियोसिस कंप्लीट नहीं होगी। इसी फेज में इनकी डेथ हो जाएगी, डीजनरेट कर जाएंगे। तो समझ में आ गया ना? प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है? क्लियर है? अब ग्राफियन फॉलिकल के आगे की स्टेज कब आती है? ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है। क्लियर है बिल्कुल? तो वाली बात भी समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो ये ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल है, जब ओव्यूलेशन होगा क्या होगा? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कब होगा? जब एलएच सर्ज, सर्ज का मतलब एकदम तेजी से पीक, जब एलएच सर्ज आएगी। कौन सा दिन होता है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का? 14वां दिन, 14th डे। 14th डे, अभी पूरा साइकिल समझाऊंगा। 14वां दिन, 14वें दिन तेजी से एलएच की पीक आती है जो इवोल्यूशन कराती है और ग्राफियन फॉलिकल डीजनरेट, रप्चर्ड हो जाता है, फट जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा ग्राफियन फॉलिकल। ये फॉलिकल रप्चर्ड हो गया, फट गया। ठीक है, जिसकी वजह से काफी ब्लीडिंग भी होती है, इसके अंदर ब्लड भर जाता है, रप्चर्ड हो जाता है। और इसके अंदर का जो ऊसाइट है, इसके अंदर का जो ऊसाइट है, हैप्लॉइड ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, वो एंटर कर जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। चला गया फैलोपियन ट्यूब में। अब बचा क्या? अब बचा ये जो एक येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और रप्चर्ड फॉलिकल येलो कलर की बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, तब इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम कौन बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच। तो एलएच ही कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है। क्या बनाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, इसमें येलो पिगमेंट्स होते हैं। येलो पिगमेंट कंटेनिंग प्रोटीन ल्यूटिन, और यही डीजनरेट भी कर जाता है। जब एलएच बढ़ा हुआ है तब तक मेंटेन रहेगा, जिस दिन एलएच का लेवल कम हो गया उसी दिन खेल खत्म। ये एक व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बाइकेंस। एल्बाइनो मतलब व्हाइट, कॉर्पस एल्बाइकेंस, कॉर्पस एल्बाइकेंस, व्हाइट बॉडी। और कॉर्पस ल्यूटियम की अगर बात की जाती है, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है? ए प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, एटसेट्रा, मेनली प्रोजेस्टेरॉन।
तो ये सारी की सारी मैंने आपको ओवरी में मिलने वाली फॉलिकुलर स्टेज बताए, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी करा दी है इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली अब कराने वाला हूं, टेंशन मत लो, एक एक स्टेज को एकदम क्लियर करते हुए, ठीक है। तो आप बताओ यहां तक समझ में आया है नहीं आया? एस्ट्रोजन, इनिबिन, इनके फंक्शन सबके मैं बताऊंगा, वो आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में आएंगे। पहले इतना समझ में आ गया कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफिन फॉलिकल में डिफरेंस क्या होता है, कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बाइकेंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और इनके अंदर मिलने वाले oocyte यानी ओवा में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है और टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होता है। किस फॉलिकल के अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। किस फॉलिकल के अंदर आपको प्राइमरी या फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन देखने को मिलता है, टर्शरी फॉलिकल के अंदर। बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, बेहतरीन, एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे आप, एक एक क्वेश्चन उड़ा दोगे अगर आपने वाकई में समझा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब सेकेंडरी oocyte आफ्टर इवोल्यूशन कहां जाता है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। ओवरी में क्या रह जाता है, रप्चर्ड फॉलिकल, फटा हुआ रप्चर्ड फॉलिकल। धीरे धीरे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल तो बड़ा होता है, वो उस रप्चर्ड फॉलिकल को एक ग्लैंड में कन्वर्ट करता है जिसमें ल्यूटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। वो येलो कलर की पिगमेंटेड, येलो पिगमेंटेड प्रोटीन है ल्यूटिन, उसके डिपोजिट होने से वो येलोइश हो जाती है और वो एक ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। क्या भाई ग्लैंड की तरह बिहेव करती है? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इनिबिन जैसे हार्मोन को रिलीज करती है, पर मेनली प्रोजेस्टेरोन। और जिस दिन एलएच का लेवल कम होता है, क्योंकि 14 दिन तक ही एलएच बढ़ता है, 14 दिन के बाद एलएच एकदम डाउन हो जाता है और तुरंत ही कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बाइकेंस, एल्बाइनो मतलब व्हाइट, व्हाइट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो समझे या नहीं समझे? समझे, बहुत बढ़िया, सुपर सुपर। तो जो बच्चे मतलब समझ रहे होंगे, तो एक तरीके से बेटा मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल क्लियर कर दी पूरी की पूरी, आपको एक एक स्टेज भी बता दी मैंने यहां पर। मुझे लगता नहीं कोई आपका पॉइंट बचा है। फॉलिकुलर स्टेज सारी क्लियर कर दी, सारी फॉलिकुलर स्टेज क्लियर कर दी मैंने। अब हम आगे बढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के ऊपर। अच्छा अभी रुको 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 रुको, मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले जो ह्यूमन एग होता है ओवम बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है वो कैसा होता है? आपके सामने देखो, ऐसा है कुछ। ये एलसाइथल होता है, एलसाइथल, ए मतलब इसमें योक नहीं होता। जैसे मुर्गी के अंडे में योक होता है ना बीच में, येलोइश, वो उसका नरिशमेंट है। अगर बेबी बनेगा अंदर तो उसको न्यूट्रिशन योक के थ्रू मिलेगा। पर हमारा जो एग होता है ह्यूमन का, उसमें योक नहीं होता, क्योंकि हम प्लेसेंटल मैमल्स हैं, प्लेसेंटा के थ्रू नरिशमेंट लेते हैं, तो योक की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो योक नहीं होता। साइज 0.1 mm तक का होता है, आपके सामने है। इस एग में जो ग्रेन्युलोसा सेल थी ना, वो बाहर चिपकी हुई होती हैं। यही ग्रेन्युलोसा सेल एक लेयर बना देती हैं, चिपकने से एक लेयर बन जाती है, इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ठीक है। ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है, सेकेंडरी क्योंकि प्राइमरी एग मेम्ब्रेन खुद एग बनाता है, पर ग्रेन्युलोसा सेल को तो एग ने नहीं बनाया ना, वो तो फॉलिकल की सेल थी, ठीक है। तो इसलिए इनको फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। तो कोरोना रेडिएटा इज अ मॉडिफाइड लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। मॉडिफिकेशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ये ग्रेन्युलोसा सेल्स का मॉडिफिकेशन है कोरोना रेडिएटा। ये सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन है, और सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन को हमेशा कौन बनाता है बेटा? एग नहीं बनाता, आउटर सोर्स, बाहर की सेल्स इसको बनाते हैं। चलो ठीक है। अब जोना पेल्लुसिडा की बात करूंगा, जोना पेल्लुसिडा की बात करूंगा, जो जेल लाइक लेयर होती है, ये प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, प्राइमरी एग मेम्ब्रेन होती है, जेल जैसा स्ट्रक्चर होता है, नॉन सेल्यूलर है। तो प्राइमरी क्यों बोल रहे हैं इसको? प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं ये एग खुद बनाता है, एग इसको खुद रिलीज करता है, इसलिए प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है।
आपसे पूछ सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में अंतर क्या होता है। प्राइमरी एग मेम्ब्रेन वो होते हैं जिनको एग खुद बनाता है, सेकेंडरी एग मेम्ब्रेन वो होते हैं जो आउटर सेल के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। समझ में आ गया होगा। तो सेकेंडरी एग और प्राइमरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अंदर न्यूक्लियस होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, ये आप जानते ही हो। तो चलो ये बन गया आपका oocyte, यहां तक कोई डाउट शाउट नहीं होगा। अब जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाया था, एक बार oogenesis को मैं उस तरीके से भी समझा देता हूं, ठीक है। इस तरीके से, जैसे oogenesis में सबसे पहले क्या थे, प्राइमोडल जर्म सेल्स, पीजी, प्राइमोडल जर्म सेल, एस शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, समझ जाओगे। एक्स्ट्रा गोनेडियल इन ओरिजिन, ये ओवरी में एंटर करते हैं, तब इन सेल को हम क्या बोलते हैं, इन सेल को बोलते हैं वहां स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, यहां ऊगोनिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे इनको, ऊगोनिया, ऊगोनिया। हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। माइटोटिक डिवीजन करके अपने को मेंटेन करते हैं, मतलब मिलियंस अमाउंट में बन जाते हैं माइटोटिक डिवीजन करके, पहले मिलियंस, 2 मिलियन के आसपास बन जाएंगे, ठीक है। इस पर में ऊगोनिया 2 मिलियन के आसपास बन जाएंगे, माइटोसिस करके 2 मिलियन के आसपास बन जाएंगे। ये आप जानते हो, ठीक है। ये बर्थ के टाइम पर लगभग 2 मिलियन के आसपास बन जाएंगे, उसके बाद इनका टूटना चालू हो जाता है, ठीक है। चलो भाई, अब ऊगोनिया की आगे की स्टेज क्या होती है, सेम स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह, इनका साइज पहले बढ़ेगा, इंक्रीज साइज। साइज बढ़ने से क्या होगा, जब इनका साइज बढ़ेगा साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, डिप्लॉयड कंडीशन होगी। इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉयड, भाई डिप्लॉयड होगा, साइज इंक्रीज होगा इसका। अब यहां से कहानी चालू होगी, ये प्राइमरी oocyte आगे जाकर के डिवाइड करेगा, मेयोसिस यहां चालू होगी। समझना, मेयोसिस फर्स्ट अब यहां आके क्या हो रही है, चालू हो रही है, समझने की कोशिश करनी होगी। मेयोसिस फर्स्ट चालू हो रही है, ये मेयोसिस फर्स्ट चालू हो गई। एक काम करता हूं, उसको थोड़ा सा ऊपर करके, ये मेयोसिस फर्स्ट यहां पर क्या होगी, चालू हो गई। एकदम क्लियर होगा, एकदम। यहां आकर के मेयोसिस रुक जाएगी, और फाइनली यहां बनेगी एक हैप्लॉइड पोलर बॉडी, और एक बनेगी हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte। साइज बड़ा होगा इसका। ये हो क्या रही है, रिडक्शनल डिवीजन हो रही है, आरडी। कब हो रही है, मियोसिस फर्स्ट के अंदर। यहां पर मियोसिस क्या थी, रुकी हुई थी, यहां पर मियोसिस अरेस्ट थी, मियोसिस नहीं, सॉरी, ये पूरी अरेस्ट ही है। अब समझो मेरी बात, ये जो यहां दिखा रहे हैं ना, ये वाला, ये यहां ऐसे दिखा लो, ये पूरा का पूरा बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये नीचे पूरा का पूरा प्यूबर्टी वाला चला जाएगा, प्यूबर्टी, और ये पूरा चाइल्डहुड, बचपन निकल गया, चाइल्डहुड पूरा बचपन। समझ रहे हो, ये जन्म हुआ,
ये प्यूबर्टी आई, उससे बीच वाले स्टेज में क्या हो रहा है, बीच वाले स्टेज में इनकी मियोसिस रुकी हुई है, अरेस्ट है, ठीक है। मियोसिस क्या है, अरेस्ट है, यहां पर मियोसिस अरेस्ट, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट है, अरेस्ट है। अब समझ में आया होगा कि फीमेल की ओवरी में पीजी से oogonia बन जाते हैं मिलियंस, ठीक है। जन्म के टाइम पर ये 2 मिलियन होते हैं और प्यूबर्टी के टाइम पर ये सिर्फ और सिर्फ 60 to 80,000 रह जाते हैं, ठीक है। ये माइटोटिक डिवीजन से बनते हैं। अब मियोसिस कैसे होगी, पहले इनका साइज बढ़ेगा और साइज बढ़ते ही इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte, समझना, वहां प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट था। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट कंटिन्यू होती है, जैसे मियोसिस फर्स्ट कंटिन्यू आगे बढ़ती है तो यहां अरेस्ट, ये पूरा अरेस्ट हो गई, यहां अरेस्ट हो गई, मियोसिस फर्स्ट क्या हो गई, अरेस्ट हो गई। जब मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट हो गई तो आगे की डिवीजन ही नहीं होगी, अरेस्ट है, मियोसिस फर्स्ट अरेस्ट है, पर जैसी प्यूबर्टी आएगी तो रुकी हुई मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी और एक पोलर बॉडी और एक प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी oocyte, समझ रहे हो, प्राइमरी oocyte, सॉरी प्राइमरी oocyte तो बन चुका है, सॉरी सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी oocyte। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि प्राइमरी oocyte कहां कहां देखने को मिलता है, तो आपको बताया था प्राइमरी oocyte 2 टाइप के फॉलिकल्स होते हैं, उनमें होता है। अगर मैं आपसे कहूं सेकेंडरी oocyte कहां देखने को मिलता है तो अभी आप बता पाओगे। प्राइमरी oocyte हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड, भाई प्राइमरी डिप्लॉइड होता है, सेकेंडरी oocyte हैप्लॉइड होता है। तो प्राइमरी कहां मिलेगा, ये प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल, ये कहां मिलेगा, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल। अब समझ में आया होगा कि प्राइमरी oocyte इन 2 फॉलिकल में मिलता है और सेकेंडरी oocyte इन 2 फॉलिकल में मिलता है, ठीक है। पूरा चाइल्डहुड मियोसिस अरेस्ट रहती है, मियोसिस अरेस्ट रहती है, प्रोफेज फर्स्ट अरेस्ट रहती है। फिर जब चाइल्डहुड खत्म होता है, प्यूबर्टी आती है, तो उस प्यूबर्टी के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, हाँ बेटा ठीक है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो इन फॉलिकल को, एक ही बात है, ठीक है, मैंने इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगी तो क्या होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन, फर्स्ट पोलर बॉडी कहां पर बन रही है, फर्स्ट पोलर बॉडी कहां पर होगा, फॉर्मेशन इन ओवरी, ये क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पोलर बॉडी कहां बनती है, ओवरी। सेकंड पोलर बॉडी कहां बनती है, फैलोपियन ट्यूब। या फर्स्ट पोलर बॉडी किस फॉलिकल में बनती है, टर्शरी फॉलिकल। सेकंड पोलर बॉडी फॉलिकल में नहीं बनती, फैलोपियन ट्यूब में बनती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है। चलो समझ में आई बेटा। पोलर बॉडी का साइज कम होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहां पर भी उतने ही होंगे, कितने, 23 क्रोमोसोम, यहां पर भी 23 क्रोमोसोम बराबर हैं, पर वहां साइटोप्लाज्म नहीं है, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो रहा है, इक्वल डिवीजन नहीं हो रहा, अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्यों अनइक्वल हो रहा है, क्योंकि एम्ब्रियो को बनाने के लिए ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए, समझ रहे हो। अगर इक्वल डिवीजन होता तो 4 ओवा बनते, 1 से 4 ओवा बनते तो साइटोप्लाज्म बराबर बराबर डिवाइड हो जाता, तो उससे एम्ब्रियो नहीं बन सकता। तो नेचर ने क्या किया, अनइक्वल डिवीजन की, एक को कम साइटोप्लाज्म दे दिया, भाई तू डिजनरेट कर जा, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक को ज्यादा दे दिया कि भाई तुझे आगे जाकर के एम्ब्रियो बनाना है, इसलिए तू ज्यादा साइटोप्लाज्म ले। इसीलिए तो फीमेल में एक ही ओवा बनता है, समझ रहे हो ना, से एक सिंगल oogonia से, जबकि मेल में 4 स्पर्म बन जाते हैं, समझ गए ना मेरी बात। क्योंकि मेल का स्पर्म बॉडी को बनाने के लिए, एम्ब्रियो को बनाने के लिए साइटोप्लाज्म प्रोवाइड नहीं कराता,
फीमेल का ओवा बॉडी को बनाने के लिए, एम्ब्रियो को बनाने के लिए साइटोप्लाज्म प्रोवाइड कराता है। पता है ना आपकी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है, अगर मैं आपसे पता करूं कि आपकी बॉडी, आपकी रियल मदर कौन सी है, कई बहुत सारी फीमेल खड़ी हैं, वो क्लेम कर रही हैं ये बच्चा मेरा है, ये बच्चा मेरा है, वो बच्चा मेरा है। अभी छोटा सा नन्हा सा बच्चा, कौन किसके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे किसका बच्चा है? सिंपल तरीका है, उस बच्चे के साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसका डीएनए निकाल लो आप। भाई जिस फीमेल से वो डीएनए 100% मैच कर जाए, भाई उस अलग अलग फीमेल्स हैं उनके भी आप साइटोप्लाज्म निकाल लो, उनका आप माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए निकाल लो। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए आपका और आपकी मदर का 100% मैच करेगा, 100% मैच करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो आपकी मदर से मिले हैं, आपको फादर से तो सिर्फ हैप्लॉइड क्रोमोसोम सेट मिलता है, ठीक है, जो मदर से भी मिलता है। पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए टोटली मदर से मिला है आपको, फादर से नहीं मिला, क्योंकि फादर का साइटोप्लाज्म एम्ब्रियो को बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि वहां इक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है या अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। इसीलिए एक को कम और एक को ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलता है, क्योंकि जिसको ज्यादा साइटोप्लाज्म मिलता है वही आगे जाकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? आ रही होगी, चलो बहुत बढ़िया, सुपर। ठीक है, अब एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका, एक एक क्वेश्चन। अब ये फर्स्ट पोलर बॉडी समझना मेरी बात, ये फर्दर डिवाइड करती भी है किसी किसी स्पीसीज में, पर ह्यूमन में ये नहीं करती। तो ह्यूमन में दो ही पोलर बॉडी बनती हैं, ठीक है, ह्यूमन में दो ही पोलर बॉडी बनती है, फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। कि पुराने नोट्स देखोगे लोगों के तो वहां पर हम क्या करते थे, हम ह्यूमन का ना पढ़ा करके अदर एनिमल्स का पढ़ाते थे, तो वहां पर नंबर ऑफ पोलर बॉडी हम 3 तक कर देते थे, कि फर्स्ट डिवाइड करके 2 के अंदर, फिर उधर सेकंड पोलर बॉडी। समझना, तो कंफ्यूज मत हो जाना, हम ह्यूमन में 2 ही पोलर बॉडी बनेंगी, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट कहां बन रही है, सेकंड कहां बन रही है, किस फॉलिकल में कौन सी स्टेज है, सब कुछ एकदम क्लियर कर रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर। सेकेंडरी oocyte, ठीक है, बन चुका है। अब हम एंटर कराते हैं सेकेंडरी oocyte को आगे। सेकेंडरी oocyte इन फैलोपियन ट्यूब। सेकेंडरी oocyte इन फैलोपियन। तो फैलोपियन में जब सेकेंडरी oocyte आएगा, समझना, तो इसमें हैप्लॉइड क्रोमैटिन होंगी, पर इन हैप्लॉइड क्रोमैटिन के अंदर भी मियोसिस क्या होगी, अरेस्ट होगी, मियोसिस अरेस्ट होगी। कहां पर अरेस्ट होगी मियोसिस? ये मियोसिस अरेस्ट होगी मेटाफेज सेकंड में, मियोसिस अरेस्ट होगी मेटाफेज सेकंड में, ठीक है। मेटाफेज सेकंड में, ये मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब ये मियोसिस कंप्लीट कब होगी? ये मियोसिस तभी कंप्लीट होगी इन क्रोमैटिन को बांधने वाली जो प्रोटीन है यहां से हटाई जाए। और इस प्रोटीन को हटाने का काम कौन करेगा? इस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। इनको तोड़ा जाए, हटाया जाए। वो कब हटेगा? जब स्पर्म इस ओवा में एंटर करेगा, मींस इस ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा तब। तो अब कराते हैं फर्टिलाइजेशन। मान लो फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म की एंट्री करा देते हैं भाई। ये स्पर्म है, ह्यूमन में एंटर स्पर्म ओवा में एंटर कर जाता है, ह्यूमन के केस में। अदर एनिमल केस में खाली हेड वाला पोर्शन ही एंटर करता है, पर ह्यूमन में एंटर स्पर्म की, कंप्लीट स्पर्म की एंट्री होती है, ठीक है। तो ये स्पर्म है, मान लो स्पर्म ये एक एंटर कर रहा है, एक एंटर कर गया, बाद बाकी के ऊपर ही है। स्पर्म की एंट्री हो गई, ठीक है। जब स्पर्म की एंट्री होगी तब क्या होगा? जब स्पर्म की एंट्री होगी तब क्या होगा? अब देखो तब क्या होगा, यानी आप बोलोगे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन,
अब यहाँ सेकंड भाई, ये सेल, दो सेल बनेंगे, एक छोटी, एक समझ रहे हो, एक छोटी सी सेल और बन जाएगी यहाँ पर, ये एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाएगी, वो पोलर बॉडी होगी, ठीक है। और ये रह गया पूरा का पूरा ओवा। अब समझना होगा क्या, जब स्पर्म की एंट्री होगी, जब स्पर्म की एंट्री होगी तो स्पर्म का एक हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई होगा, ओवा का एक हैप्लॉइड प्रोन्यूक्लियाई होगा, और यहां से एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकलेगा वो पोलर बॉडी होगा, समझना। तो क्या होगा, यहां पे स्पर्म एंटर करेगा तो ये बनेगा यहां पर सेकंड पोलर बॉडी। भाई स्पर्म का हैप्लॉइड न्यूक्लियस, स्पर्म के पास भी तो न्यूक्लियस है, ये तो न्यूक्लियस है, ये तो एंटर कर गया। अब एक हैप्लॉइड ये होगा और एक हैप्लॉइड पोलर बॉडी होगी, एक से दो सेल बन रहे हैं ना, एक बाहर निकल गया, दो रह जाएंगे अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये है सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। अब क्वेश्चन आएगा सेकंड पोलर बॉडी कहां बनेगी, प्रोड्यूस्ड इन फैलोपियन ट्यूब। कब बनेगी, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म and before sperm but before completion of fertilization। यानी फर्टिलाइजेशन एंड होने से पहले और स्पर्म की एंट्री होने के बाद ये मैकेनिज्म होती है, ठीक है। इसके बाद यहां पर दोनों के प्रो न्यूक्लियाई, ये फीमेल प्रो न्यूक्लियाई है, ये मेल प्रो न्यूक्लियाई है, और दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड टू एन जायगोट। जायगोट, और जायगोट बनते ही हम बोलते हैं कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की पूरी मैकेनिज्म है, पूरा मैकेनिज्म फर्टिलाइजेशन का है। स्पर्म की एंट्री से लेकर के जायगोट बनने तक की पूरी मैकेनिज्म क्या है, स्पर्म की एंट्री से लेकर के जायगोट बनने की पूरी मैकेनिज्म को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यानी जायगोट बनने से पहले, स्पर्म की एंट्री के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में पूछी गई है, मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे। ये सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड पोलर बॉडी कब बनती है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यानी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होने से पहले, बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, पहले बेटा, ठीक है। स्पर्म की एंट्री हुई, तो अब एंट्री होने के बाद क्या होता है, स्पर्म की एंट्री होने के बाद ये एमपीसी डीजेनरेट कर जाते हैं, ठीक है, डीजेनरेट कर जाते हैं। और डीजेनरेट कराने के लिए कौन होता है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जैसे स्पर्म एंटर करता है, स्पर्म की, मैं लिख देता हूं ये वाली बात, आफ्टर एंटर ऑफ स्पर्म एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स आर प्रोड्यूस। और ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या कर देते हैं, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन ऑफ मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। तो मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स टूट जाते हैं, हट जाते हैं, तुरंत डिसजंक्शन चालू हो जाता है और एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो जाती है, यानी दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाती है। ये एक्सोसाइटोसिस, सेकंड पोलर बॉडी का क्या हो गया, एक्सोसाइटोसिस। सेकंड पोलर बॉडी बाहर आ जाएगी एक्सोसाइटोसिस से, एक्सोसाइटोसिस से सेकंड पोलर बॉडी बाहर आ जाएगी, ठीक है। और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई मेल प्रोन्यूक्लियाई फ्यूज करके जायगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे।
एमपीसी का ब्रेकडाउन हो जाएगा और करेगा कौन? एपीसी करेगा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। समझ गए ना मेरी बात? तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स तब बनते हैं जब स्पम की एंट्री होती है, और स्पम की एंट्री होते ही एपीसी बनेगा जो एमपीसी को उड़ा देगा, स्पम फ्री हो, सॉरी क्रोमेटिन फ्री हो गए और फ्री क्रोमेटिन का डिसजंक्शन हो जाता है और दोनों अपने अपने पोल पर पहुंच करके एक से दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करते हैं। समझे या नहीं समझे? व्हाट इज एपीसी? मोनिका बेटा, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर नहीं याद रहता तो लिख लिया करो, एनाफेज को प्रमोट करने वाले कॉम्प्लेक्स। एमपीसी मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज को प्रमोट करने वाले, मेंटेन करने वाले एमपीसी होते हैं। दिया बेटा, ठीक है, समझ में आया? दिया और बाती, चलो खैर ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहां तक। हाँ, डिप्लोटिन स्टेज उतना मत जाओ अभी, ठीक है, वो तो हम मियोसिस माइटोसिस में पढ़ाते हैं। यहां तो जितना करा रहे हैं इतना याद रख लो तो मजा आ जाएगा। ये पूरा कंसेप्ट है, फुल कंसेप्ट। एनसीईआरटी आधी अधूरी है। क्या एनसीईआरटी क्या करती है? मतलब टिपिकल इसलिए है क्योंकि पूरी कंसेप्ट ही नहीं बताती, वो लाइनें लिख देती है, बस लिखने से मतलब है, उससे कंसेप्ट कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है एनसीईआरटी को, इसलिए एनसीईआरटी याद नहीं की जा सकती, इम्पॉसिबल। एनसीईआरटी को बार बार समझा जा सकता है उसकी लाइनों को कंसेप्ट के साथ, और कंसेप्ट के लिए नोट्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना नोट्सों के कंसेप्ट आप नहीं सुधार सकते, नोट्सों में सारे कंसेप्ट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं कंक्लूड कर रहा हूं, उसको फिर से समझने की कोशिश करना। कंक्लूड क्या कर रहा हूं? सबसे पहले क्या हुआ भाई? ऊगोनिया का फॉर्मेशन हुआ, मिलियंस बन चुके थे बिफोर बर्थ। अब बिफोर बर्थ ही ये ऊगोनिया आगे बढ़ते हैं, प्राइमरी ऊसाइट में कन्वर्ट होते हैं। प्राइमरी ऊसाइट जो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर बनते थे, ठीक है, पर उनमें आगे बढ़कर के मियोसिस रुक जाती है बिफोर बर्थ ही, ठीक है। तो ऐसे एग मिलियंस थे जो एट द टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 रह जाते हैं, जो जिनके अंदर प्राइमरी फॉलिकल में प्राइमरी ऊसाइट है और जिनकी मियोसिस रुकी हुई है। जब प्यूबर्टी आती है तो कुछ एग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस मैकेनिज्म के अंदर, और रुकी हुई मियोसिस अगेन स्टार्ट हो जाती है, जो मैंने अभी बताया भी थी आपको, ठीक है। और जब रुकी हुई मियोसिस स्टार्ट होती है, फिर से बोल रहा हूं, रुकी हुई मियोसिस जब स्टार्ट होती है तब पहली पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है टर्शरी फॉलिकल के अंदर। कहां पर? टर्शरी फॉलिकल के अंदर। तो पहली पोलर बॉडी बन गई, ठीक है, चलो ठीक है। अब साथ में एक एक्स सेल बन गई, ये सेकेंडरी oocyte है, ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर कर जाता है। अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है, क्योंकि इसमें भी मियोसिस अरेस्ट हो जाती है मेटाफेज सेकंड में, अगर स्पर्म इसको फर्टिलाइज करता है तो इसकी रुकी हुई मियोसिस आगे बढ़ जाती है और अगेन सेकंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो सेकंड पोलर बॉडी कहां बनेगी? सेकंड पोलर बॉडी फैलोपियन ट्यूब में बनेगी। क्लियर है बिल्कुल? आफ्टर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन बनेगी, यानी आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म एंड बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। ये नीट में वो क्वेश्चन था, समझे या नहीं समझे? एमपीसी एपीसी कौन बनाता है? अब कर दी ना गधों वाली बात, बिल्कुल गधों वाली बात कर दी, पूरी साइटोलॉजी पढ़ चुके हो भाई। इट इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन को बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हर एक फेज के अलग अलग पड़ाव में बॉडी के अंदर जीन का एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऐसी तो साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज तो हमारे सेल में होते ही हैं। साइक्लिन सेल साइकिल की अलग अलग फेज में बनते हैं जो सेल साइकिल को इंड्यूस करते हैं, समझ रहे हो? साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंस काइनेज मिलते हैं तब सेल साइकिल की एक एक फेज, हर फेज के अलग अलग साइक्लिन्स होते हैं, जानते हो ना? उनको बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्रोटीन, जब भी बात आएगी प्रोटीन की, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, मेटाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, इट इज अ प्रोटीन, और प्रोटीन को बनाने के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो एमपीसी को ब्रेक करने के लिए एपीसी, और एपीसी कब बनेगा? जब स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होगी तब कुछ चेंजेस होंगे एग के अंदर, जो मैं फर्टिलाइजेशन में डिटेल में बताऊंगा। वो चेंजेस उन जीन को एक्टिवेट करते हैं जो एपीसी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये एपीसी एमपीसी को उड़ा देते हैं, और क्रोमेटिन फ्री होते ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और एनाफेज आगे बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना? और एक से दो न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। एक न्यूक्लियाई पोलर बॉडी की फॉर्म में एक्सोसाइटोसिस से बाहर निकल जाता है, एक अंदर रह जाता है। जो अंदर होता है उसको फीमेल प्रो न्यूक्लियाई बोलते हैं, और मेल प्रो तो आ ही चुका है। प्रो का मतलब अभी पहले इनिशियल फॉर्म में,
ठीक है, और दोनों मिलकर के जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो बेटा यार अपनी तरफ से तो मैंने कोई कंसेप्ट छोड़ा नहीं है, समझ में आया होगा, हम मान के चलते हैं। रोल ऑफ पोलर बॉडी, पोलर बॉडी का कोई रोल नहीं होता क्योंकि उसके पास साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसलिए वो डीजनरेट कर जाती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल के पास होता है, तो वही आगे जाकर के फर्दर डिवाइड करके मैच्योर ओवम या oocyte का फॉर्मेशन करती है। चलो यहां तक क्लियर है बीएमएस। अब एनसीईआरटी ने इसको ऐसे दे रखा है, अब मुझे लगता है समझ में तो आ ही रहा होगा। स्पर्मेटोजेनेसिस देखोगे, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फर्स्ट मियोसिस, सेकेंडरी स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। फीमेल का केस में देखोगे तो बहुत अच्छी तरीके से फीटल लाइफ यानी ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर ये मैकेनिज्म चल रही है। बर्थ, चाइल्डहुड और प्यूबर्टी, यह मियोसिस अरेस्ट है। प्यूबर्टी आते ही फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है और सेकेंड oocyte का फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी oocyte में अगर स्पर्म की एंट्री होगी तो इसमें फर्दर सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और ओवम का फॉर्मेशन होगा, मैच्योर ओवम। ठीक है, जब स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म की एंट्री होगी तभी। ठीक है, अगर स्पर्म की एंट्री नहीं होगी तो इसी स्टेज में ये डीजेनरेट कर जाएगा फैलोपियन ट्यूब के अंदर। या मियोसिस फर्स्ट हो रही है तो या मियोसिस सेकेंड हो रही है। समझ गए? तो एकदम क्लियर हो रहा होगा। ऊगोनिया माइटोसिस कर रहे हैं, या मियोसिस फर्स्ट हो रही है, मियोसिस सेकेंड हो रही है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट है तो बताओ, यहां तक। देखो ओम, ऐसे गधे गधे बच्चे हैं, पूरी कहानी 4 बार बताई। सर पोलर बॉडी कहां जाता है? बोला ना, फर्स्ट पोलर बॉडी ओवरी में ही डिजेनरेट हो जाता है। ठीक है, और सेकंड पोलर बॉडी फैलोपियन ट्यूब में डीजनरेट हो जाता है। बेटा इतना क्रिस्टल क्लियर कराने के बाद भी अगर ऐसा होगा ना तो यहाँ नहीं हो, कहीं और हो बेटा, यहां तो नहीं हो, कहीं और हो। ठीक है, फोकस्ड नहीं है, फिर भी कोई नहीं, चलो डाइवर्ट भी हुए होगे तो अब आ जाना, एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, क्योंकि यही तो टेक्नोलॉजी है, आप दोबारा देख सकते हो। अगर आप सो जाओ, झपक जाओ, डाइवर्ट हो जाओ, चलो समझ में आ गया, आना भी चाहिए। अब बात करते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल साइकिल मैं 2 बार करा चुका हूं आपको, अब तीसरी बार पढ़ा रहा हूं मेंस्ट्रुअल साइकिल की फॉर्म में या रिप्रोडक्टिव साइकिल की फॉर्म में, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ना बोल करके उसको रिप्रोडक्टिव साइकिल बोला जाए तो ज्यादा बेटर है। बस यही आग चाहिए यार, यही तो आग चाहिए। यही आग चाहिए। यही आग दे दे ठाकुर, यही आग चाहिए। भाई यार हमें भी जरूरत पड़ती है मोटिवेशन की। ठीक है, हम आपको मोटिवेट करते रहते हैं, हमें तो बस ये कि हमारा मोटिवेशन एक ही है। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो, आपकी समझ में आए, आप अच्छे मार्क्स लेके आओ, और फाइनली मम्मा पापा का और हमारा सबका नाम रोशन करो। हम भी तो इंतजार करते हैं जब बच्चे का सिलेक्शन हो, बच्चा कहे कि एमडी सर ने पढ़ाया, सारे क्वेश्चन हुए, तो कितनी खुशी मिलती होगी सोचो। आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी तो सही अर्निंग तो वही है जब आप बोलते हो ये वाली बात कि सर आपने पढ़ाया, सारे क्वेश्चन कर पाए, सिलेक्शन हो गया, आपके चेहरे पे जो मुस्कान होती है जब आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो। और मुझे तो इसलिए ज़्यादा मतलब और प्राउड होता है जब बच्चा मेडिकल कॉलेज में एंटर करता है, तब भी मैं उसके साथ ही होता हूँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके हर प्रूफ में उसके साथ होता हूँ, क्योंकि मेरे नोट साथ है, मीन्स मेरी कंसेप्ट साथ है, मतलब मेरी कही हुई बातें भी उसके साथ हैं। आपकी बॉटनी छूट जाएगी, आपकी फिजिक्स छूट जाएगी, आपकी केमिस्ट्री छूट जाएगी, आप समझ रहे हो, पर जूलॉजी आपकी छूटने वाली नहीं है, ये आपके साथ रहेगी। समझ रहे हो ना, ये रहेगी। तो इसीलिए मुझे बड़ा खुशी मिलती है इस बात की कि ठीक है, यहीं तक हमारा साथ नहीं है, हमारा साथ आगे भी है, आफ्टर सिलेक्शन मेडिकल कॉलेज में भी है। समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, सुपर सुपर सुपर, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। ओके 116, आज मैं ओवरव्यू दूंगा रिप्रोडक्टिव साइकिल का, इसकी सारी फेज कल मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि फिर फेज को समझाने के अंदर लगभग पौना घंटा 1 घंटा लग जाएगा मान लो। ठीक है, तो आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूं जिससे कि
पूरा मैंने पढ़ा दिया आपको, फॉलिकल की सारी स्टेज बता दी मैंने, ठीक है, आपको ओवरी के अंदर की भी सारी स्टेज बता दी मैंने। तो अब इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा आपको, पूरा ओवरव्यू कि एक्चुअल में आज समझ में तो आ जाएगी। जो थोड़ा भी बच्चा आईक्यू रखता है उसको मेसोसाइकिल क्लियर है, पर जिसको एकदम हर चीज लाइन टू लाइन चाहिए तो हो सकता है मैं कल रिप्रेजेंट करूं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज ये तो केमिस्ट्री क्लास है या कैंसिल है? मेरे बात क्लास है या कैंसिल है? नेक्स्ट क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास, अच्छा एक्स्ट्रा क्लास भी लगी है। है, कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन मत करो यार, मुझे चिंता नहीं है, ठीक है। मुझे तो बस कंसेप्चुअल चीजें आएंगी तो वहां मैं टाइम लूंगा प्रॉपर, और जहां थोड़ा कंसेप्चुअल चीजें कम आएंगी थोड़ा स्पीडली निकल लेंगे। तो अब बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो फीमेल में स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है? मिनार्के। कब तक चलती है? मेनोपॉज। मिनार्के प्यूबर्टी वाली स्टेज है, वही 11 साल के आसपास की उम्र, ठीक है, वही 11 साल के आसपास की उम्र। मेनोपॉज वही 50 साल के आसपास की उम्र, ठीक है। तो इन एजों के बीच में साइकिल का प्रारंभ और अंत होता है। कंफ्यूज मत होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल और oogenesis से, oogenesis बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, बिफोर बर्थ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो लाइफ के अलग अलग पड़ाव में रुकती है, कंप्लीट तभी होती है जब उस एग का फर्टिलाइजेशन होता है। ये वाली बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये भी oogenesis का ही एक पार्ट है, ठीक है। रुकी हुई oogenesis इसके अंदर कंटिन्यू होती है और आगे बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव साइकिल बोलते हैं। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस साइकिल के दौरान एंडोमेट्रियम, यूट्रस की सबसे अंदर की लेयर, एंडोमेट्रियम ब्रेक होती है और उसका फ्लो होता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक है, उसका फ्लो होता है। तो मंथली साइकिल होती है जो मंथ के एंड में आकर के एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होकर के वो बाहर निकलती है विद ब्लड, इसलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोल देते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव साइकिल कहाँ देखने को मिलती है? आपको स्पेशली प्राइमेट्स में देखने को मिलती है, ऐसा नहीं ह्यूमन में ही, प्राइमेट्स में, जैसे मंकी हुआ, एप हुआ, ह्यूमन बीइंग हुए, सब प्राइमेट्स हैं, इन सब के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। अदर देन प्राइमेट्स जो होते हैं ना, उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उनमें एस्ट्रस साइकिल होती है। तो एस्ट्रस साइकिल तो सिलेबस में आपके है ही नहीं। एक जमाने में हम एनिमल्स पढ़ाते थे तो वहां मेंस्ट्रुअल साइकिल और एस्ट्रस साइकिल दोनों ही पढ़ाते थे, ठीक है। समझे या नहीं समझे? हाँ, मंकी, एप और ह्यूमन बीइंग, मैंने बताया तीनों के अंदर, ये प्राइमेट्स हैं, इनके अंदर होती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स मंकी के अंदर देखने को मिलेगी, एप्स के अंदर देखने को मिलेगी और ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बीइंग एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से स्टार्ट होता है, इसी को मिनार्के बोलते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है 28 +- 2 डेज की होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, समझ रहे हो। अब इसके इवेंट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या इवेंट होते हैं समझना। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आज मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। डिटेल्ड मैं कल लेके चलूंगा। ओवरव्यू समझो, बहुत इंपॉर्टेंट ओवरव्यू है, समझना होगा। समझो, ये यूट्राइन वॉल है, ये यूट्राइन वॉल है, ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम। ये ओवरी है। एक्चुअल में जब साइकिल चलती है ना, जब ये साइकिल चलती है तो इसके इवेंट दो जगह होते हैं, एक तो यूट्रस के अंदर इवेंट्स होते हैं, एक ओवरी के अंदर इवेंट्स होते हैं। ओवरी में क्या क्या इवेंट होते हैं? ओवरी में सबसे पहले फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है, फिर ओव्यूल्यूशन होता है, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। जैसे मैंने बताया था कि यहां पर क्या क्या होगा, यहां पर
जो प्राइमरी फॉलिकल्स थे वो डेवलप होंगे सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी टर्शरी फॉलिकल के अंदर, टर्शरी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर। फिर क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल का रैप्चर होगा, सेकेंडरी साइड बाहर निकलेगा और कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा। याद आया? ये सारी स्टेज ओव्यूलेशन से पहले की जो स्टेज है ये इनिशियल 13 डेज में होती है। 13 शुरू के जो 13 दिन होते हैं ना, 13 दिन 13 डेज। 14वें दिन क्या होता है, 14th डे। 14th डे क्या होगा, 14वें दिन 14th डे, 14th डे ओव्यूलेशन होगा। और रिमेनिंग 14 दिनों में क्या होता है, ये वाली साइकिल होती है, ठीक है, 14th डे। 14th नहीं, ऐसे लिख लो, 15 से लेकर के 28 दिन, 15 से लेकर 28 दिन, टोटल 14 दिन। तो इनिशियल, ऐसे लिख देता हूं उसको भी, एक इनिशियल, भाई इनिशियल 5 डे तो छोड़ दो, उससे पहले 6 से लेकर के 13 डे, 6 to 13 डे तक ये साइकिल चलती है। 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, फिर 15 से लेकर 28 दिन तक ये साइकिल चलती है। इसी के पैरेलल यूट्रस में भी चेंजेस होते हैं, एंडोमेट्रियम में भी चेंजेस होते हैं। तो इवेंट कैसे कैसे होते हैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले क्या होगा समझना, फॉलिक्यूलर फेज आएगी। तो ऑन द बेस ऑफ ओवेरियन साइकिल, ओवेरियन साइकिल में चेंज हो रहे हैं, उसके बेस पर हम क्या बोल सकते हैं, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज। फॉलिक्यूलर फेज क्या है, फॉलिक्यूलर फेज क्या है, इट इज द डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल। कितने दिन तक चलती है फॉलिक्यूलर फेज, ये चलती है, आप बोलोगे 6 से लेकर के 13 डेज, ठीक है, 6 से लेकर के 13 डेज, यानी 7-8 दिनों की साइकिल होती है। ओव्यूलेशन किस दिन होता है, ओनली 14th डे, 14th डे ओव्यूलेशन होता है, इसलिए ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। फिर कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और जो पूरी फेज चलती है उसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, जो 15 दिनों से लेकर के 28 दिनों तक चलती है, यानी लास्ट 14 डे। लास्ट के 14 दिन तक जो फेज होती है वो ल्यूटियल फेज होती है, क्योंकि उसमें कॉर्पस ल्यूटियम फाइनली कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट होता है। तो ओवरी में जो इवेंट हो रहे हैं उसके बेस पर हम इस साइकिल को 3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, फॉलिकुलर फेज, डेवलपमेंट या प्रोलिफरेशन ऑफ फॉलिकल, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज जिसमें ओव्यूलेशन होता है, और ल्यूटियल फेज बेटा जहां पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है आफ्टर ओव्यूलेशन, और वो फाइनली जाकर के, ठीक है, लास्ट के 14 दिन को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अब यूट्राइन वॉल में चेंजेस के हिसाब से आप क्या बोलोगे, यूट्राइन वॉल में मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सेक्रेटरी फेज, समझो मेरी बात। तो शुरू के जो 1 से लेकर के 5 दिन होते हैं ना, उसमें ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है। एंडोमेट्रियम का क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, समझो ये एंडोमेट्रियम है, एंडोमेट्रियम है, ये पूरी एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम है, समझना। ये एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम हाईली वैस्कुलर होती है, कॉइल्ड ब्लड वेसल्स होते हैं इनमें, कॉइल्ड ब्लड वेसल्स, कॉइल्ड ब्लड वेसल्स, ब्लीडिंग हो रही है, कॉइल्ड ब्लड वेसल्स ब्लीडिंग, ब्लीडिंग, ब्लीडिंग। तो शुरू के दिनों में क्या होता है बेटा, मेंस्ट्रुअल फेज 1 से लेके 5 दिन क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम टूट रही है, ब्लड भी बाहर निकल रहा है, ये फ्लो हो रहा है। तो 1 से लेके 5 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज, इसमें ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद कहानी चलती है ओवरी के अंदर और यूट्रस के अंदर पैरेलल, यानी 6 से लेके 13 दिन, फिर से लिख रहा हूं 6 to 13 डेज पैरेलली क्या चल रही है, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेशन का मतलब है एंडोमेट्रियम धीरे धीरे थिक हो रही है, एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन हो रहा है, प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम वापस थिक हो रही है, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। फिर क्या होती है, सिक्रेटरी फेज, सिक्रेटरी फेज आफ्टर ओव्यूलेशन
15 से लेकर के 28 दिनों की जो फेज होती है उसमें एंडोमेट्रियम बिकम सिक्रेटरी एंड हाईली वेस्कुलर। एंडोमेट्रियम में ब्लड वेसल्स बन जाते हैं, सिक्रेटरी हो जाती है, वेस्कुलर हो जाती है, तो इसको हमने सिक्रेटरी फेज बोला। तो बस इस वाली पार्ट को हटा दो, तो ये फेज बराबर चल रही है, 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाता है, फिर ये दोनों फेज बराबर चल रही हैं। यानी ये क्या है? एंडोमेट्रियम। ये क्या है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम इन यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस के अंदर भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और ओवरी में भी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरी में चेंजेस के हिसाब से हम इसको फॉलिकुलर ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं। यूट्रस में मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सिक्रेटरी फेज बोल रहे हैं। तो ये वाली बात समझ में आई या नहीं आई? आई या नहीं आई? यस या नो? BMS। बहुत बढ़िया, BMS आई। तो अब तभी तो बच्चे कंफ्यूज, सर प्रोलिफरेटिव फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, सिक्रेटरी फेज में अंतर क्या होता है? आप समझ में आ गया होगा इन फेजेस में डिफरेंस क्या होता है, किस किस के बेस पर। अब एक एक फेज को हम डिटेल्ड में लेके चलेंगे कल, पर इसको मैं एक बार को आप दोनों को अलग अलग समझाया ना, अब दोनों को साथ साथ समझाऊंगा एक साथ। ऐसे समझो दोनों को साथ साथ, एक साथ एक ओवरव्यू दे रहा हूं आज मैं, ओवरव्यू। आज इस ओवरव्यू को अच्छे से समझना, फिर कल मैं एक एक फेज को एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूंगा, एक एक फेज को क्रिस्टल क्लियर करता हुआ आगे बढ़ूंगा, जिससे तुम कंसेप्ट ब्रेन में परमानेंटली सेट हो। ठीक है, अब देखो, जब प्यूबर्टी आती है, परिपक्वता, प्यूबर्टी, तो यहां से एक हार्मोन निकलता है GnRH। GnRH जो एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि भाई टाइम आ गया, FSH और LH को निकालो। तो पहले पिट्यूटरी FSH को निकालती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो इवेंट हो रहे हैं ना, ये वाले इवेंट, ये ओवरी में हो रहे हैं, ओवरी में। ये जो इवेंट हो रहे हैं नीचे वाले, ये यूट्रस में, ये यूट्रस में हो रहे हैं, ये ओवरी में हो रहे हैं। पैरेलल कैसे कनेक्टेड हैं वो समझाऊंगा। तो सबसे पहले पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन निकालेगी? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्राइमोडल फॉलिकल्स को आगे स्टिमुलेट करेगा प्राइमरी फॉलिकल में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर, फिर ग्राफियन, मतलब इन्होंने टर्शरी वाला फॉलिकल नहीं दिखाया, कोई नहीं, मैच्योर टर्शरी फॉलिकल जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल में। तो ये सारा कौन करा रहा है? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसे जैसे फॉलिकल का साइज बढ़ता जाता है तो फॉलिकल कौन सा हार्मोन निकालते हैं? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है? एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराता है, प्रोलिफरेशन कराता है, सेल को डिवाइड कराता है। तो जैसे जैसे ओवरी में फॉलिकल का साइज बढ़ेगा FSH की वजह से, वैसे वैसे एस्ट्रोजन का लेवल भी तो बढ़ेगा, और जैसे जैसे एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे इस एंडोमेट्रियम का प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसकी थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? बिल्कुल थिकनिंग हो चुकी है इसकी। अब क्या होगा? जैसे 14वां दिन आएगा, 14th डे, 14वां दिन, उसमें LH सर जाएगी, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर जाएगी। और LH सर्च क्या काम करेगी? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होते ही ये तो चला गया फैलोपियन ट्यूब में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में विद द हेल्प ऑफ LH। तो कॉर्पस ल्यूटियम अगेन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड, समझ रहे हो? तो ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करेगा? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन का काम होता है एंडोमेट्रियम को मेंटेन करना, टूटने से रोकना, ठीक है, ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करना। क्यों? क्योंकि उसमें ब्लड वेसल्स की थिकनिंग बढ़ा देता है, हाईली कॉइल्ड ब्लड वेसल्स को बढ़ा देता है, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इसको टूटने से रोकता है। और एस्ट्रोजन क्या करता है? एस्ट्रोजन एक बार और इसको थिक कराता है, फर्दर थिकनिंग, क्योंकि एस्ट्रोजन का एक ही काम होता है, सेल को डिवाइड करके थिक कराना। तो एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन से पहले भी
इसकी थिकनिंग करा रहा है, एस्ट्रोजन ओव्यूलेशन के बाद भी इसकी थिकनिंग करा रहा है, प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन कर रहा है, इसको सिक्रेटरी बना रहा है, इसको हाईली वेस्कुलर बना रहा है, जिसकी वजह से टूटती नहीं है। जितने ब्लड वेसल्स ज्यादा होंगे उतना ही वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। पर एक समय आता है जब क्या काम होता है, एलएच का लेवल कम हो जाता है, और जैसे ही एलएच का लेवल कम हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बाइकेंस कन्वर्ट होते ही ये सारे हार्मोन कम हो जाते हैं। और इन हार्मोन के कम होते ही, क्योंकि ये हार्मोन तो ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन कर रहे थे, ये कम होते ही एंडोमेट्रियम फिर से टूटना चालू हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। यानी ये सब कुछ आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से एफएसएच, एलएच, एफएसएच फॉलिकल के डेवलपमेंट को इंड्यूस कर रहा है, जिससे एस्ट्रोजन बढ़ रहा है, जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करा रहा है। आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम एंडोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा है, ठीक है, जिसमें एस्ट्रोजन इसकी फर्दर थिकनिंग कराता है, और प्रोजेस्टेरोन इसको मेंटेन करता है हाईली वेस्कुलर सिक्रेटरी बना करके, जिससे ये मेंटेन रहती है। पर जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होते हैं, एलएच का लेवल कम होता है, तो इन हार्मोन का एलएच का लेवल कम होता है, तो ये डीजनरेट करके कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है और मेंस्ट्रुअल फेज चालू हो जाती है, यानी एंडोमेट्रियम का टूटना फिर स्टार्ट हो जाता है। इनिशियल 5 डेज तक एंडोमेट्रियम फिर से ब्रेक होना चालू हो जाती है। तो ये तो बेटा एक ओवरव्यू दिया है मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल का, एक ओवरव्यू ग्रॉस। अब इसकी एक एक स्टेज को मैं हेडिंग डाल करके क्रिस्टल क्लियर कराते हुए आगे बढ़ूंगा, ठीक है। टॉर्टोरा, ठीक है, टॉर्टोरा में मत जाओ बेटा अभी, ठीक है। आज जितना मैं करा रहा हूं उतना ही करो, जितना करा रहा हूं मोर देन सफिशिएंट। एक एक कंसेप्ट परमानेंट सेट होंगे, ठीक है। तो कल आगे की हम एक एक फेज को समझाने वाले हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज, फिर आप कह सकते हो सिक्रेटरी फेज। इन सारी फेजेस को हम कल हेडिंग लेकर के एक एक क्रिस्टल क्लियर कराते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज यहां तक आप बेसिक, आप क्या क्या आज आपका होमवर्क है, पहला होमवर्क है सारे फॉलिकल, आंखें बंद करके बैठोगे कि प्राइमोडल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और ग्राफिन फॉलिकल में क्या डिफरेंस है, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस एल्बिकेंस में क्या डिफरेंस है, ये फॉलिकुलर स्टेज कैसे बढ़ते हैं और इनके ऊ साइड में क्या चेंज होता है, बिफोर ओव्यूलेशन और आफ्टर ओव्यूलेशन क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें समझ लो। फिर पूरी ऊ जेनेसिस कि किस तरीके से ओवा का डेवलपमेंट होता है वो अच्छे से समझ लो। फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल को कनेक्ट करो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की कौन कौन से फेज होते हैं, समझ रहे हो कि ओवरी में जो इवेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या क्या हेडिंग यूज करते हैं, और यूट्रस में जो इवेंट हो रहे हैं उसके हिसाब से हम क्या क्या टर्म यूज करते हैं। इनको इंटरकनेक्ट करो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, ओवरी और यूट्राइन वॉल के हिसाब से। इतना आप दिमाग आज घुमाओगे आप। कल मैं साइकिल को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके ब्रेन में परमानेंटली सेट कर दूंगा, समझे। और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा मैं कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड, ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, यहां तक मुझे लगता है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। ये हेडिंग्स कवर कल करेंगे डायग्राम, एनसीईआरटी डायग्राम के साथ। तो थैंक यू बेटा, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा आज शाम को आपके लिए मतलब एक रिकॉर्डिंग करूं बेहतरीन स्ट्रेटेजी की, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स, क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपने मैसेज किए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा पूरा का पूरा, और बेहतरीन प्लान आपको बना करके देता हूं मैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।